प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल। तो सेल के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे ऑर्गेनेलीज ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब जहां पर हम लोग पहुंचे हैं वो लास्ट 2 ऑर्गेनेली हैं हमारे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे कल हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा था जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही इसके भी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब अभी बोलोगे कि कल जब हम लोगों ने राइबोसोम को पढ़ा था तो राइबोसोम जो है वो बेसिकली बना हुआ था हमारे 2 चीजों से। किन किन से बना हुआ था वो बताओ। वो तो टाइप है, नहीं मतलब प्रोटीन है। किससे बना हुआ था राइबोसोम की दोनों यूनिट जो अपन लोगों ने बनाई थी ना, किससे बनाई थी? किससे बनाई थी? एंजाइम से। लिखा हुआ नहीं है क्या? आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे राइबोसोम का पार्ट। अगर अब हम अपने सेंट्रोसोम की बात करें तो ये जो सेंट्रोसोम है ये बने होते हैं 2 सेंट्रियोल से। अब सेंट्रियोल जो है वो कैसे अरेंज रहेंगे वो देखो। एक सेंट्रियोल ये है और दूसरा सेंट्रियोल ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के साथ में अरेंज रहते हैं। अब जब आप पिक्चर के अंदर इसको देखते हो तो इसके चारों तरफ क्या आपको कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली नजर आ रही है? नहीं। तो ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल जो है एक दूसरे के साथ में इस तरह से अरेंज रहते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी कि झिल्ली के बिना है, ठीक। पहला हो गया हमारा राइबोसोम जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, दूसरा हो गया हमारा सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रोसोम है ये काम क्या करता है? तो इसका काम होता है सेल डिवीजन, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिका। तो कोशिका विभाजन जब हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होंगे और कैसे जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे या हमारे गुणसूत्र होंगे उनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। कोई दिक्कत है सेंट्रोसोम के अंदर? नहीं। देखो वापस सुनो, जब भी हम किसी सेल ऑर्गेनेली की बात करते हैं तो जो नाम होता है, एक मिनट, जो नाम होता है वो दोनों में सेम रहता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। माइटोकॉन्ड्रिया को आप माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखोगे, सेंट्रोसोम को सेंट्रोसोम लिखोगे। बहुत कम ऐसे, हाँ, बहुत कम ऐसे आपके सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग होते हैं जिनका हिंदी में नाम चेंज हो जाता है, जैसे हरित लवक। जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं तो वो हरित लवक हो जाते हैं, पर मोस्टली ये सब चीजें एक दूसरे के साथ में ऐसे ही चलती हैं। अब ये विदाउट मेम्ब्रेन है। हम लोगों ने जैसे ही जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज थे, कोशिकांग थे, उनको जब डिवाइड किया था तो हम लोगों ने किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया था ये बताओ। सेल ऑर्गेनेली सारे के सारे जो कोशिकांग है उनको डिवाइड किया था ना मेम्ब्रेन्स के आधार पर। डबल मेम्ब्रेनस यानी वो जिनके चारों तरफ दोहरी भित्ति होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस जिनके चारों तरफ सिंगल लेयर होती है, सिंगल भित्ति होती है, सिंगल झिल्ली होती है, और एक वो जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं होती है, तो हम उनको बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो साइटोस्केलेटन, हिंदी में हम बोलते हैं कोशिकीय। राइबोसोम की क्या होती है? क्या राइबोसोम की भी नहीं होती? राइबोसोम से ऊपर हम लोगों ने लास्ट जो मेम्ब्रेनस पढ़ा था वो था हमारा लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, यहां तक पढ़ा था, वैक्यूल, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस है। इसके चारों तरफ भी
कोई मेम्ब्रेन नहीं है यानी नॉन मेम्ब्रेनस है या नो मेम्ब्रेन है, कोई झिल्ली इनके चारों तरफ नहीं पाई जाती है। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये है हमारे प्रोटीन के फाइबर, तंतु है प्रोटीन के। अब जब भी आप सुनते हो स्केलेटन है, तो स्केलेटन का क्या मतलब होता है, कंकाल का मतलब क्या होता है? हार्ड होना चाहिए, जरूरी है हार्ड होना चाहिए, बना के रखता है उसको। हाँ, जो हमारा स्ट्रक्चर या हमारा शेप, हमारा आकार जो है वो बना के रखता है, उसको हम लोग कंकाल बोलते हैं। अब जब मैंने इसके आगे लगा दिया कोशिका या कोशिकीय, तो दैट मीन्स ये वो फाइबर, वो तंतु है जो कि एक सेल, एक कोशिका के आकार को बनाकर रखेंगे। और ये जो हमारे प्रोटीन के फाइबर होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। पहला है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, दूसरा है एक्टिन फिलामेंट, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल को हिंदी में माइक्रोट्यूब्यूल ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्टिन फिलामेंट को एक्टिन तंतु लिख सकते हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट को मध्यस्थ तंतु लिखोगे। लिखा? तो तीनों के तीनों प्रोटीन से बने हुए और अलग अलग प्रोटीन से बने हुए। इसके साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब क्वेश्चन आपका जो आया है वो ये आया है कि कोशिका के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? तो इसका आंसर है ट्यूब्यूलिन। नाम सेम रहेगा हिंदी में भी, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ है। एक्टिन फिलामेंट कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो बना हुआ है मिक्स्ड प्रोटीन से, यानी कि मिश्रित प्रोटीन से, ठीक है। एक्टिन बना हुआ मिक्स्ड प्रोटीन से। एक्टिन नहीं बेटा, एक्टिन तो एक्टिन फिलामेंट तो एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है, एक्टिन प्रोटीन का नाम है। माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से। और जो ये इंटरमीडिएट है ना, मध्य के अंदर है कुछ, तो ये मिक्स तरह के प्रोटीन से या फिर मिश्रित प्रोटीन से बना हुआ है। तो उसका वो जो मिक्स्ड है वो वाले दो मिले या फिर कोई भी, काफी सारे अलग अलग होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर। अब इन प्रोटीन के जितने भी हमारे ये तंतु है, फिलामेंट है, इनका काम क्या है? इनका काम आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा। अलग अलग साइट के ऊपर अलग अलग तंतु नजर आ रहे हैं, हाँ या ना? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? माइक्रोट्यूब्यूल कौन सा है, एक्टिन कौन सा है और इंटरमीडिएट कौन सा है? एक्टिन का है वो नहीं। एक्टिन कहाँ नहीं दिख रहा? अच्छा चलो, इंटरमीडिएट बताओ। कौन से कलर में? गुड। इंटरमीडिएट के बाद में ये बताओ। हाँ हाँ, अरे अरे एक मिनट, ये वाले जो है ना, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल है, दिखाई दे रहे हैं डार्क पर्पल कलर में। और इन दोनों के जो बीच में है वो आपके एक्टिन के फिलामेंट है। लाइट अभी रुको, पर्पल है, ये तो वाइन कलर है और बीच में पर्पल है, और कोने में सबसे पेरिफ्री की तरफ जाओगे आप, बिल्कुल कोने में तो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं। तो ये तीनों क्या करेंगे? सेल के शेप को मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्केलेटन होता है, हमारा कंकाल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? होनी भी नहीं चाहिए। चलिए जी, अब हम लोग बढ़ेंगे। हमारे सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, या हम ऐसे बोलते हैं कंपोनेंट है, वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी होता है, हमने सुना भी होता है। आरएनए के बारे में कल ही हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा 2 आरएनए हम लोगों ने और भी पढ़े थे। कौन कौन से थे? एमआरएनए और गुड। तो आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, और जिस न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं
वो है हमारा खुद का डीएनए। तो अब ये आरएनए, डीएनए, ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए ये है पॉलीमर, हिंदी में बोलते हैं बहुलक। अब मुझे बताओ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुलक या पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जो एक इकाई बहुत बार जुड़ी होती है। 3 चीजों से मिलकर नहीं, मतलब लगातार चलती रहती है सीरीज। किसकी? सैमसंग गैलेक्सी की सीरीज चल रही है, बहुलक हो गया। कार्बन पॉलीमर्स, ऐसे कार्बन पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है पॉलीमर का? वो एक इकाई को n बार जोड़ा जाता है। एक ही इकाई, सुनो, यूनिट। हाँ, तो वही तो मैंने बोला, कार्बन के पॉलीमर्स बनते हैं ना। चलो, तो ये आपका एक मोती, पर्ल, उसके साथ में ये एक और मोती, उसके बाद में ये एक और मोती, 3 मोती। तो ये 3 मोती, 3 नगीने। जब हम एक मोती को, एक पर्ल को देखते हैं तो हम इसे बोलते हैं यूनिट, इकाई, और कहेंगे मोनोमर, एक मोती। जब मैं इनको जोड़ देती हूं तो ये हो जाएगा पॉलीमर, यानी कि बहुलक। एक ही यूनिट को जब आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार दोहराते हो, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? बहुलक। मोनोमर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक लक। एक लक ही होता है। तो ये हो गया बेटा आपका मोनोमर और ये हो गया पॉलीमर। हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के बाद में जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो पॉलीमर ही होती हैं, यानी बहुलक होती हैं। आपका प्लास्टिक पॉलीमर है, आप जो कपड़े पहन के बैठे हो, ये सारे के सारे कपड़े जो हैं वो पॉलीमर है। एक यूनिट से नहीं मिलकर बने, बहुत सारी यूनिट है और रिपीट करती हैं अपने आप को, जब जाके ये पॉलीमर बनता है। पॉलीमर का कंसेप्ट क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा एक मोती है इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ये एक मोती खुद किससे बना हुआ है? प्रोटीन होगा, मतलब मेरा न्यूक्लिक अम्ल है, कहाँ प्रोटीन लेकर आ रहा है? एसिड। जबरदस्त, कुछ भी लिखो। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सेम वर्ड रहेगा हिंदी में भी, न्यूक्लियोटाइड। तो मोनोमरिक यूनिट क्या हो गया बेटा? मोनोमर क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एक मोती जो है हमारा वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं, लिखा। पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, 5 कार्बन होने चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं पेंटोस। उसके साथ में जुड़ेगा नाइट्रोजिनस बेस, हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, और उसके साथ में जुड़ेगा एक फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तब मिलकर बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब जब मैं एक गोला बनाऊं
तो तुम अपने आप समझ जाना कि मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाया है, ठीक है। बार बार ये तीनों चीजें नहीं लिखूंगी। वापस बताओ क्या क्या है इसके अंदर? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। हटा दूं? नहीं, लिख लिया? हटाओ। चलो जी, तो अब ये हमारा एक मोती, ये दूसरा मोती, ये तीसरा मोती। बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड को मेरे को क्या करना है? एक दूसरे से जोड़ना है। जोड़ दिया तो नेचुरल सी बात है, वास्तव में मोती तो है नहीं जिसको हम धागे से पिरो देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बना है? बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं, चलो तुम बता दो। फॉस्फोलिपिड बॉन्ड। और कोई? फॉस्फोप्रोटीन। और कोई? बिडिंग हो रही है वैसे भी यहाँ पे तो बताओ, कुछ है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर सेम रहेगा, बॉन्ड को हम लोग बोल देंगे बंध। पढ़ा तो है हम लोगों ने, पर हम लोग याद नहीं रखते। दो एस्टर, एस्टर समूह होता है, ग्रुप। बेटा फॉस्फोडाइएस्टर मतलब ऐसा जिसमें दो एस्टर हो, एक फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ हो, तो इसको मतलब कंपाउंड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर। और ये बंध बना रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो हमें हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड ही याद रहता है, ये वाला बंध नहीं याद रखना, इसलिए मैंने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। अब वापस सुनो, जब भी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनेगा तब वो कौन सा बनेगा? ठीक है। और अब क्योंकि ये हमारा पॉलीमर बनेगा तो हम इसे बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड हिंदी में भी सेम लिखेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन से बंध बनते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये याद रखना। अभी तुम्हारे कंफ्यूजन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। चले आगे बढ़े? चलो जी, तो आपको ये तो पता चल गया, एक मोती है हमारे पास में, उससे दो मोती जोड़ा, तीन जोड़ा, तो हमारे पास में एक पूरी की पूरी माला बन गई है, और उस माला को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही मिलकर आपका न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा। अब हम देखते हैं ये जो तीनों चीजें हम लोगों ने देखी है कि हमारी पेंटोज शुगर है, या हमारे नाइट्रोजनस बेस है, या फॉस्फेट ग्रुप है, ये बेसिकली कैसे होते हैं। तो अब एक एक करके इस मोनोमर के कंपोनेंट को लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा। अब यहां से आप लिखना शुरू करोगे डीएनए के लिए। पहला न्यूक्लिक एसिड जो आप पढ़ोगे डीएनए। क्या डीएनए का नाम सबको पता है? डीऑक्सीराइबो, लिख लो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हिंदी में सेम रहता है। लिखा? चलो, अब पेंटोज शुगर यही लिखो, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज एक 5 कार्बन की पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शर्करा है।
5 कार्बन शुगर है राइबोज। अब इस राइबोज में से जब मैं ऑक्सीजन को निकाल देती हूं तो वो क्या बनती है, डीऑक्सी। तो ऑक्सीजन को निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था हमारे उस मोनोमर का, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारक, दो तरह के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन के अंदर लिखोगे आप दो एग्जाम्पल, एक लिखोगे एडेनिन और दूसरा गुआनिन। नाम हिंदी में सेम रहेंगे, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन में लिखोगे क्या है हमारा, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन। लिखा, दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा हो गया हमारा प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब ये जो चार आपके पास में नाम आए हैं, यानी कि हमारा गुआनिन हो गया, एडेनिन हो गया, या थाइमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, इसमें से कोई भी एक क्षार जो है वो जुड़ा रहेगा, कोई भी एक क्षार जो है वो जुड़ सकता है। और तीसरा कंपोनेंट जो है वो हमारा होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, PO4। क्लियर है, ये तीनों मिलकर बनाएंगे आपका न्यूक्लियोटाइड। बना दिया। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपका बनके तैयार है। उसके बाद में आपने इसको पिरो दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ दिया। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जब आपने इसको जोड़ा तो ये कुछ ऐसा नजर आया आपको, माला बनाई ना, ये माला है आपके पास में, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पर हमारा डीएनए तो ऐसा नहीं होता, तो हमारा डीएनए कैसा होता है, माला के साथ में एक माला और लगा दी, पर ये जुड़नी भी तो चाहिए। जुड़ेगी कैसे, अब जोड़ो, जहां पर भी आपका एडेनिन है वो हमेशा और हमेशा जाके जुड़ेगा थाइमीन से, हमेशा। तो ये हो गया बेटा आपका प्यूरिन और ये हो गया पिरिमिडीन, यही जुड़ता है। जहां पर भी आपका गुआनिन है वो जुड़ेगा साइटोसिन से, और ये चीजें हमेशा फिक्स रहेंगी। अब इन दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ेंगे किससे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। दोनों मतलब कॉर्नर्स वाले को अलग कुछ नाम है ना, किसका, वो लिखे हुए ना, वो आप ये बात कर रहे हो, पाई सिग्मा ये है, वो पाई सिग्मा नहीं है। इसीलिए मैं इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोलती ही नहीं हूँ कभी। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब भी आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करोगे ना बेटा, आप हमेशा बात कर रहे हो कार्बन और कार्बन के बीच की, समझे? तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका कंफ्यूजन मत लेके चलो। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जब भी G जुड़ेगा C के साथ में और A जुड़ेगा T के साथ में, ये पेयरिंग हमेशा फिक्स होती है और इसको हम लोग बोलते हैं बेस पेयरिंग। बेस का मतलब होता है क्षार, पेयरिंग का मतलब होता है युग्म, क्षार का युग्म।
तो क्षार का युग्म ऐसे ही बनेगा हमेशा और हमेशा। अब मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया इसके अंदर है क्या? ये ए है बेटा एक स्ट्रिंग का, दूसरी स्ट्रिंग के किससे जुड़ेगा? टी से। एक स्ट्रिंग का जी है, दूसरी स्ट्रिंग के सी से जुड़ेगा। तो दो स्ट्रिंग आपस में कैसे जुड़ती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। वापस सुनो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आप बात करोगे तो सिर्फ एक तरह का बंध मिलता है, वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर। लेकिन दो के बीच में ये जुड़ने वाला जो सीढ़ी बनाई है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इन दोनों बॉन्ड को एक दूसरे के साथ में घुमा देते हो। इसीलिए जब मैं फॉस्फोडाइएस्टर लिख रही थी आपके दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्ड ही चल रहा था, बट एक विदिन है और एक बिटवीन है। अगर आप लकड़ी को लकड़ी से जोड़कर एक बड़ी लकड़ी बनाते हो तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बनाओगे, और जब दो बड़ी बड़ी लकड़ियों को जोड़ के सीढ़ी बनाओगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सीढ़ी है, लकड़ी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक होता है फॉस्फोडाइएस्टर और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये समझ में आया? चल, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझ में आया ये बता। जो नहीं समझ में आया वो बता। अच्छा चल, थोड़ा थोड़ा जो समझ में आया वो बता दे। थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया मेरे को। थोड़ा ए टी से जुड़ता है। सीधा सीढ़ी मत बनाओ ना, पहले लकड़ियां तो जोड़। हाँ, एक लकड़ी है, ये देखो दिख रही है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़ा हुआ है। जी किसके साथ में जुड़ा हुआ है? सी के साथ में। और ए हमेशा किसके साथ में जुड़ेगा? टी के साथ में। डिफरेंस है दोनों के साथ में जुड़ने में। क्या डीएनए समझ में आया? अब ये जो डीएनए है जो हम लोगों को इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित। तो ये कैसा दिखाई देता है? कभी पिक्चरों के अंदर देखा होगा ना, अंदर घुमावदार सीढ़ियां होती हैं, बिल्कुल वैसे। देखिए स्प्रिंग, देखिए बिल्कुल वैसे घुमावदार सीढ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसी संरचना होती है। हम इसको बोलते हैं डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स की संरचना। और ये जो डबल हेलिक्स है कौन से साइड होता है? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? डीएनए की संरचना कौन सी साइड में होती है? राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का रूल बताओ। चलो राइट हैंड थंब रूल बता दे। किसके बेसिस पे? वेक्टर के बेसिस पे बताना है। अगर आप ए से बी जाते हो तो ऊपर जाते। तू वेक्टर के बेसिस पे बता दे। वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। अगर आप एंगल ए से बी जाता है तो वो ये होता है। हाँ हाँ। अब अरे उसको समझा लेने दो भैया, थंब रूल उसे समझा लेने दो, उसको सब वो समझाएगा। दो वेक्टर एक पेन के अंदर है, ठीक है, प्लेन के अंदर है। 10 मिनट पहले पढ़ा है तब बता। हाँ तो वही बता रहा हूँ, अभी आपने वही पूछा, तू रहने दे। ठीक है। छोड़ो छोड़ो। देखो आपने स्प्रिंग तो देखी है सबसे, अगर घुमावदार सीढ़ी नहीं देखी होगी, स्प्रिंग तो देखी है। स्प्रिंग ऐसे घूमती है और ऊपर जाती है। हाँ, तो ये थंब रूल है जिसमें ये अंगूठा होता है आपका मेन एक्सिस या अक्ष, और ये अंगुलियां जहां पर भी मुड़ेंगी ये होगा घूमने की जगह। तो आपका डीएनए और आरएनए जो भी घूमता है वो ऐसे घूम सकता है। एक तो हुआ ये और एक हुआ ये, दोनों के घूमने में फर्क पता चल रहा है? एक राइट हैंड साइड में है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में है। समझ में आ रहा है? तो ये घूम तो रही है स्प्रिंग, पर स्प्रिंग को जब आप देखोगे तो उसकी जितनी भी कॉइलिंग है वो किसी एक डायरेक्शन में होती है। तो जब हम बोलते हैं राइट हैंड साइड है तो ये हमारा अंगूठा है और ये सब इस तरफ घूमेंगी ऐसे, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं तो वो ऐसे घूमेंगी कि मैडम आपकी तो उंगली एक ही साइड में घूम रही है। जब आप अपने हाथ से करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो स्प्रिंग देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए कौन सा लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है? राइट हैंड साइड होता है। सीधे हाथ को घुमा हुआ है ये ऐसे, इस तरह से, ठीक। अब ये जो इतनी मेहनत करके हम लोगों ने डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया है, तो हमने तो दिया नहीं है ऑब्वियसली, हम पे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, देंगे क्या?
तो कोई ना कोई तो ऐसा महान वैज्ञानिक होगा जिसने ये सब निकाला। वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने मिलकर ये डबल हेलिकल द्विकुंडलित संरचना, जो भी आप कहना चाहते हो, ये हमें दी है, जो हम आज तक पढ़ते हैं। अब इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है मेडिसिन के अंदर। एक और था, वो मुझे बताओ। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो मैंने बताया है। असिस्टेंट था या कोवर्कर था? कह सकते हैं, क्या मतलब है? या तो तू स्टूडेंट हो सकता है मेरा, या फिर तू मेरा कलीग हो सकता है। स्टूडेंट था, नाम बताओ भाई उसका। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये कल आप मुझे बताओगे, और जो आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो ना, वो नाम मैं बता देती हूँ। रोजलिन, ये स्टूडेंट थी, लेकिन उन्होंने ये स्ट्रक्चर नहीं दिया। क्या दिया? सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी से उसने ये स्ट्रक्चर देखा था। तो देखने का सबसे पहला क्रेडिट जो है वो रोजलिन को जाता है, पर रोजलिन को उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। मैं बात कर रही हूं इनका वो तीसरा साथी जिन्होंने नोबेल प्राइज इनके साथ में शेयर किया था, वो भी मैंने आपको लिखवाया है। मैं कोई ऐसी चीज पूछती नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई हो। ये तीसरा नाम मुझे कल बता देना, ठीक है? पुराने बच्चे पुरानी कॉपियां देखेंगे। विल्किंसन, विल्किंस नाम है। चलो कल एक बार ये मुझे बता देना, ठीक है? डीएनए तक कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। मॉरिस विल्किंसन, विल्किंस। चलो कोई बात नहीं, कल तक छोड़ देते हैं। सही है। अच्छा तेरे कहने से मैं नोबेल प्राइज दे थोड़ी ना दूंगी उसको। सही है मैडम, 4 लोग मिलोगे और कह दोगे हाँ मैडम यही सही है। अच्छा क्यों मानूं? नोबेल प्राइज का सवाल है, किसी का क्रेडिट जा रहा है यहाँ से। विल्किंस का नाम लगाऊंगी तो किसी दूसरा हटाना पड़ेगा, तो फिर किसी का क्रेडिट छीन रहे हो तुम, मरणोपरांत हो भी। चलो डीएनए के अंदर ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई है? नहीं? क्या सबको समझ में आ गया? आज ही धन्य हो गई मैं। चलो बच्चों, इसके आगे आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।